देखो, पहले तो वक्फ बोर्ड पे मामला अभी जेपीसी में है और मुझे लगता है कि इसका हल निकलेगा। लेकिन हल निकलेगा के साथ साथ कहना चाह रहा हूँ कि मामला लाया ही क्यों गया है इतने दिन बाद। क्या जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं और अचानक जो क्लेम करना बहुत जगह शुरू हुआ है, कुछ जगह हो सकता है जेन्युइन मामला भी हो, लेकिन बहुत जगह ऐसा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जिन्होंने कहा कि हमारी थी और हमने इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, उसने कब्ज़ा कर लिया। क्या इसमें हमारे सरकारी पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी थे या नहीं थे? हमारे राजनेता इसके लिए ज़िम्मेदार हैं कि नहीं? हमारे सेक्रेटरीज़, हमारे पटवारीज़, हमारे चीफ सेक्रेटरीज़, क्या इनके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं? ये लोग किसके रहे? भारत सरकार के रहे, हमारे अपने रहे। अब इस मामले को जब उलझाने की कोशिश की गई तो ऐसा लगा कि शायद चुनाव को ध्यान में रखते हुए या जो माहौल इस वक्त जो बिगड़ता हुआ दिख रहा है या बिगाड़ने की जो कुछ हद तक कोशिश हो रही है, ऐसा लगता है कि ये आज सब कुछ सिमट कर रह गया हिंदू मुसलमान जाति ज़ात धर्म के लिए या धर्म के नाम पे या विभाजन की स्थिति दिख रही है कि लोगों को एक दूसरे से अलग किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, काटा जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? ये लोग समझ रहे हैं। इसका परिणाम भी लोग समझते हैं क्या होगा, देश के लिए हित में नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि अभी जो जेपीसी का चल रहा है, पहले उसका फैसला आ जाए, उसके बाद ही हम इस पर कुछ बात कर पाएंगे। और साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि आइंदे इस मुल्क में जहाँ का एलीट, जहाँ का प्रोफेशनल, जहाँ का इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, ये लोग चाहते हैं चैन हो, सुकून हो। ख़ास कर वो लोग चाहते हैं आम लोगों के साथ साथ कि देश में शांति हो, समृद्धि हो, सुख हो, तनाव ना हो ऐसा खामोखा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस आइंदे सबकी कोशिश यही रहेगी कि देश में विभाजन ना हो, भाईचारा हो, ये सर्वधर्म समभाव का देश है। यहाँ शांति हो, सुरक्षा हो, प्रकृति हो, तरक्की हो, समृद्धि हो, इसी की हम कामना भी करते हैं। मेमो मुफ्ती ने एक चिंता जाहिर की है कि जो 1947 में स्थिति थी, कहीं डर है उनको कि वही स्थिति तो नहीं हुई है, कि हम लोग उस तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। अब कोशिश तो कुछ लोगों ने ज़रूर की है। आप कितना भी कह लें कि इस नारे का मतलब ये है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, और बचपन से सीखते रहे हैं और सीखते आए हैं कि हम एक रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, वो अलग है। इस चुनाव की घड़ी में इस मामले को जिस तरह सामने लाया गया है, अजीब लगता है। बने बटेंगे तो कटेंगे, और या फिर हम एक हैं तो सेफ हैं। अब इसके लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। इससे लोगों में टेंशन हो रहा है कि किस तरह की भाषा हमारे राजनीतिक बोल रहे हैं, राजनेता बोल रहे हैं और चुनाव की घड़ी में बोल रहे हैं। और जब देश में ऑलरेडी बहुत हद तक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, आपने कहा कि कुछ लोगों को ये भी महसूस हो रहा है कि 1947 के पहले आ गए हैं या पहले जाने की कगार पे हैं, ऐसा दिख रहा है कई लोगों को। ये सही नहीं है। हमने अभी कहा, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जो आसनसोल जाता हूँ और कितनी बार जाता हूँ, जहाँ से रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हुई है, और वहाँ पे एक बैनर दिखता था मुझको, आज भी होगा, और उस पर लिखा था भाईचारे का शहर, सिटी ऑफ ब्रदरहुड। तो यही पूरे देश में होना चाहिए, सांप्रदायिक सद्भावना, एक दूसरे के साथ प्रेम, भाईचारा, मिलजुल के रहने की बात। लेकिन आज उसको देखा जा रहा है कि लोग छिन्न भिन्न कर रहे हैं उस भाव या भावना को, आज तोड़ रहे हैं वो, और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हम तमाम लोगों की कोशिश है कि हम लोग मिलजुल के सुख शांति के साथ रहें। लेकिन हाँ, कुछ लोग, और उसमें कुछ हमारे नेतागण भी हैं, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चुनाव की घड़ी में ख़ासकर इन मुद्दों को भड़काया जाए, आगे बढ़ाया जाए। वो मैं नहीं समझता हूँ, ना ही वो सराहनीय है।
और ना ही वो प्रशंसनीय है। मैं तो उसकी निंदा करता हूँ। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम को कैसे देखते हैं? अब इस वक्त उस पर पहले तो हम जो लोग शपथ ले रहे हैं या लेंगे उनके लिए तो ठीक है, बधाई देता हूँ ये घड़ी, लेकिन इसमें मामला बहुत उलझ गया है। मामला इस कदर इस बार लगता है, पहली बार ऐसा दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन पे बहुत भारी पड़ा। जो इलेक्शन कमीशन का जो दम्भ, अहंकार, जो गरूर, या जो लिखी लिखाई बातें या पढ़ी पढ़ाई बातें या सीखी हुई बातें, ऊपर से कही गई बातों को जिस तरह से वो लोग अपना लॉजिक, अपना तर्क देकर पेश करते रहे, आज उसकी धज्जियाँ खुल गई हैं और खुलती हुई दिख रही हैं। यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि बड़ा राज्य हम ले लेंगे और छोटा तुम्हारी कंट्रोवर्सी को थोड़ा दबाने के लिए या समाप्त करने के लिए, छोटा यानी जो नंबर्स के मामले में छोटा है, जहाँ पे संख्या एमएलएज की या लोगों की, राजनेताओं की कम है मुकाबले में। जैसे मैं झारखंड को छोटा राज्य इसलिए नहीं मानता, झारखंड बहुत ज़बरदस्त राज्य है, बहुत दम है झारखंड में, लेकिन झारखंड जो है वो मिनरल्स है, क्या नहीं है, इस्पात है, मिनरल्स है, सब कोल है, सब कुछ है उस झारखंड के पास और बहुत बढ़िया है। लेकिन महाराष्ट्र के पास नंबर्स के मामले में यानी 350 से भी ज़्यादा जहाँ तादाद हो असेंबली की, या आपको 280 से भी ज़्यादा है, 288 है, और साथ ही साथ आपका जहाँ लोकसभा में इतने सदस्य हों, तो वहाँ पे कई लोगों को लगता है कि बहुत खेल तमाशा हुआ है। ठीक है, अब उसकी इंक्वायरी चलेगी, कहाँ तक चलेगी। हमारे ऑपोजिशन के बहुत सारे मित्रगण अब इस बात को बहुत गंभीरता से इस बार लिया है कि टू मच ही लग रहा है। मैंने चुनाव कमीशन ने जो किया है वो जैसा अहंकार दम्भ के साथ किया है, लेकिन पारदर्शिता के साथ ज़रा भी नहीं किया। मेरा अपना मानना है और लोग यकीन करेंगे कि ईमानदारी या अच्छा प्रशासन, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसका होता हुआ दिखना भी उतना ही ज़रूरी है। इसमें पारदर्शिता बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही है। जिस तरह से घटनाएं, जितने वोटर्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा वोटर्स ने वोट दिया है इस बार। हमारे पटना में पहले हुआ था, हमारे पटना में भी डिस्क्रिपेंसीज का मामला कोर्ट तक गया था, अदालतों तक मामला गया था, लेकिन फिर जैसा हुआ उस पर अब नहीं जाए। इवन मेरे चुनाव में भी हुआ था पटना में, जितने वोटर्स थे उससे बहुत ज़्यादा है, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उससे बहुत ज़्यादा वोट्स पड़े थे। ये कहाँ से हो गए? अभी वहाँ पे 2 साल में चंद लाख लोग बढ़ते हैं वोटिंग में, और यहाँ पे महाराष्ट्र में 6 महीने के अंदर में 42 लाख से ज़्यादा वोटर्स कहाँ से आ गए? कि कहाँ एक्स्ट्रा वोटर्स आ गए? रात में 5 बजे चुनाव ख़त्म होता है, चुनाव के वक्त जो परसेंटेज था उससे इतना ज़्यादा परसेंटेज रात के 11:30 बजे तक कैसे ये हो गया? उसके बाद इस बहुत लोगों के मन में सवाल है, पूछ रहे हैं, बहुत खिन्न मन से पूछ रहे हैं कि क्यों हुआ है ऐसा, क्यों ऐसा हुआ है कि जो परसेंटेज आप पहले बताते हैं जब चुनाव ख़त्म होती है, उसके ऊपर आप कुछ और बताते हैं और बाद में आप कुछ और बताते हैं कि नहीं साहब इतना % ज़्यादा हुआ है चुनाव। एक बार नहीं, बार बार की घटना हो, इस बार की तो ख़ास बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। हमारे कुछ पूर्व इलेक्शन कमिश्नर्स को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा एक नहीं, एक से ज़्यादा इलेक्शन कमिश्नर जो बहुत, जिनको लोग गंभीरतापूर्वक लेते हैं, उनको उन्होंने बार बार कहा कि इन बातों का जवाब हमारे पास नहीं है, बहुत सारी बातों का। इसका जवाब तो ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को आज देना चाहिए, बल्कि इलेक्शन कमीशन को सामने आके इसका खुलासा करना चाहिए, पारदर्शिता के साथ बताना चाहिए लोगों को, वरना लोगों के मन में बहुत अविश्वास पैदा हो रहा है। अभी ये आप इलेक्शन कमीशन की बात करें, मैं खैर TN सेशन से तो आज की तुलना ही नहीं करूँगा। आज दो एक इलेक्शन कमिश्नर्स ऐसे आए हैं, लवासा को कैसे निकाला गया था वही पता है आपको, किन हालात में वो छोड़ के गए थे, बहुत घटनाएं घटी हैं। लेकिन TN सेशन ने जो रोल मॉडल का काम किया है, मिसाल बनकर सामने रहे ईमानदारी के मामले में, पारदर्शिता के मामले में और उनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में।
आपको TN सेशन के टाइम में ये घटना ऐसी कभी आपने नहीं सुनी होगी और ना हुई कभी ऐसा। तो खैर वो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है जो मैंने शुरू में कहा कि मैं बधाई देता हूँ जो लोग भी शपथ लेंगे, वो तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तकाजा भी है और ऐसे भी हमारे मित्रगण हैं। मैं महाराष्ट्र में ख़ासकर महायुति में भी और महाविकास अघाड़ी में तो अपने बहुत सारे दोस्त हैं ही, लेकिन मेरे अपने व्यक्तिगत मित्र बहुत सारे महायुति में भी हैं। इसलिए मैं अब किसी इंडिविजुअल के मामले में या वहाँ की पार्टी के मामले में नहीं कुछ बोलूँगा, और ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए कि मेरा आलम तो अभी ये है महाराष्ट्र के मामले में और इस चुनाव के संदर्भ में ख़ासकर कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं TMC का हूँ, मैं बंगाल में हूँ, इस वक्त वहाँ का सांसद हूँ। हालांकि मेरा कर्म भूमि, मेरा परिवार पूरा मुंबई में है, मेरा घर मुंबई में है अब, और वो तमाम लोग मेरे अपने हैं। इसलिए मैं अभी इस वक्त जो काफ़ी तेज़ तर्रार तरीके से बातों में बहस छिड़ी हुई है और काफ़ी ज़ोर शोर से लोग इसकी गहराई में या खोजी लोग इसकी खोज में बहुत एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस वक्त मैं ऐसी कोई बात करके इसको डीरूट या इसकी दिशा मोड़ना नहीं चाहता। वहाँ पर नाम निकले हुए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक वहाँ CM फेस कौन होगा? शिंदे जी को साइड कर दिया गया है। क्या लगता है कि अगर ऐसी स्थिति कभी बिहार में हुई तो जो भी के मुख्यमंत्री हैं कि उनको भी तो साइड नहीं कर दिया जाएगा, जैसे शिंदे जी को साइड? पता नहीं, हाँ लोग कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, और ऐसा नहीं कि इन बातों में कोई तथ्य नहीं है, कह तो रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बोलें एक जागरूक इंसान होने, एक सचेत नागरिक के नाते, तो कुछ भी कहिए, शिंदे ने बहुत काम तो किया है और शिंदे का बहुत नाम हुआ है। शिंदे तो ये है कि सो एक गरीब परिवार का आदमी, बाकी उनकी पॉलिटिकल बातों पे नहीं बोलूँगा, कैसे पार्टी टूटी या तोड़ी गई, कैसे लोग, वो उनका अपना पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पर हम नहीं कहेंगे। लेकिन जहाँ तक आम लोगों की नज़रों से बात करूँ तो जाहिर है कि शिंदे ने काम तो किया है, नाम बहुत, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। ये जो भी लाडली बहना या लड़की जो बहना है, जो योजनाएं निकली, वो तो लोग कहते हैं उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था शिंदे का। फिर साइड क्यों कर दिया गया? तो फिर साइड क्यों कर दिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल से ही वो जब जवाब निकल रहा है लोगों को, तो मैं समझता हूँ लोग गलत नहीं हैं ऐसा सोचना कि कहीं आने वाले कल के पहले का संकेत तो नहीं है कि ये करके किसी के साथ, पर ऐसा भी लोगों का मानना है कि शिंदे के साथ थोड़ी जोर जुल्म और ज्यादती दिखाई पड़ रही। तब तो बिहार में अगर बीजेपी को नंबर से ज़्यादा आ जाएंगे तो अभी जो मुख्यमंत्री उनको भी साइड कर देगी है। अब इस पे मैं फिर वही कहूँगा, अभी तो इस मामले में राजनीतिक दृष्टिकोण से तो मेरा वही आलम है, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं बंगाल की बात होती तो कुछ करता भी, लेकिन यहाँ बिहार की वही बात हो रही है। बिहारी बाबू हूँ, बिहारी बाबू होने के नाते मैं देखता हूँ कि सब अपने परिवार के ही लोग हैं, लेकिन हाँ परिवार के साथ ऐसी ज्यादती होगी इसकी संभावना ज़रूर दिखती है। बाईपोल के इलेक्शन वहाँ भी हुए बंगाल में, वहाँ भी बीजेपी को मुँह खानी पड़ी। ऐसा शायद ही कोई दिन नहीं होता कि बीजेपी वहाँ प्रोटेस्ट नहीं निकालती है। हाँ, अब तो उनका फ्रस्ट्रेशन बहुत हो गया है। अभी बंगाल में जो ममता बनर्जी का अपना नेतृत्व है, उनका जो कद है, अब सारी नेताओं के हदों को पार कर चुका है। अभी चुनाव में आपने देखा इतना बीजेपी के हमारे मित्रगण, हमारे दोस्त लोग जो बीजेपी के हैं, उन्होंने क्या नहीं करने की कोशिश की। इसके पहले संदेश खाली में ममता बनर्जी को कितनी बदनाम करने की कोशिश की गई, और संदेश खाली में इतना हंगामा हुआ। यहाँ तो संदेश खाली में जो कैंडिडेट को उन्होंने हीरोइन, मैं कहूँगा हीरो बनाकर उतारा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनके भी परखच्चे उड़ गए, बात ख़त्म हो गई उनकी। और वहाँ पे कितना शान, आन बान और शान के साथ ममता बनर्जी जी की जीत हुई, ना सिर्फ वहाँ पे बल्कि पूरे बंगाल में देखा आपने। और कितना इनके कद को छोटा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्तों का कद, नेताओं का। बड़े बड़े नेता लोग गए थे, हमारे मित्र नरेंद्र मोदी जी, वो कितनी तरह की बातें करते थे, कितना मखौल उड़ाते थे
दीदी वो दीदी वो दीदी, लोग भूल ही नहीं वहाँ पे। हर बार ऐसा लगा कि आप ममता जी का अपमान कर रहे हैं, चाहे हमारे और जिनको भारतीय जनता पार्टी का कुछ हद तक चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह जी, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला वहाँ पे, क्या क्या नहीं कहा। और कितना लोग कहते हैं धन शक्ति का वहाँ दुरुपयोग हुआ ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्या हुआ, आसनसोल में पूरे देश में एक ही चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, पूरे देश में तमाम लोगों ने पूरा जोर लगा दिया था। और मैं आपका अपना बिहारी बाबू, जो अब बंगाली बाबू हूँ, लेकिन बंगाल से जाकर साबित कर दिया कि सही मानों में एक हिंदुस्तानी बाबू हूँ। और वहाँ जो चुनाव लड़ा तो आपने देखा कि उनके तमाम कोशिशों के बावजूद पहली बार चुनाव लड़ा बंगाल से, और ख़ासकर हमारे अपने आसनसोल से, और रिकॉर्ड मतों से विजय हुआ। बिहारी सब पर भारी। मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन रिकॉर्ड मतों से विजय हुआ वहाँ से। ये मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ कि इनका खेल जो है अपोजिशन का, और ख़ासकर हमारे बीजेपी के दोस्तों का, वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। अभी आपने देखा, अभी चुनाव हुआ है यहाँ पे बंगाल में, 6 के 6। और ये मैं कह दूँ कि ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने कोशिश नहीं की दुरुपयोग करने का, और इलेक्शन कमीशन के और चुनाव अधिकारियों के द्वारा भी, लेकिन वहाँ ममता बनर्जी हैं, आयरन लेडी हैं। हालांकि ममता मई हैं, बहुत ही समझदार हैं, वो ट्रायल टेस्टेड और सक्सेसफुल लेडी हैं ममता बनर्जी पॉलिटिकली। और उनके राज में इस तरह का धांधली, इस तरह के बयानबाजी, कुछ हद तक इस तरह का राजनीतिक गुंडागर्दी कहें क्या कहें, ये सब वहाँ नहीं चलता है और ना चलेगा। अभी आपने देखा 6 की 6 सीटें आपने स्वीप कर लिया। एक नैरेटिव चलाया हमारे बीजेपी के दोस्तों ने कि फलाने ने साहब स्ट्राइक रेट जो है उसका 100% स्ट्राइक रेट, किसी का एक सीट भी जीता है कोई तो कहा गया स्ट्राइक रेट 100%, एक सीट जीतेगा तो 100% तो होगा ही होगा। लेकिन ममता जी का तमाम आपकी कोशिश के बावजूद, तमाम नियत के बावजूद, आपने देखा कि 6 के 6 सीटें अभी उपचुनाव में स्वीप कर गई, वो सब ममता जी के हवाले हुआ, उन्होंने जीता। तो ममता जी का बहुत ज़ोर है, उनकी बहुत फॉलोइंग है। ये आज देश में लाडली बहना योजना, और चाहे अपने हमारे महाराष्ट्र का ये जो बहुत सारे, चाहे आयुष्मान भारत, ये सब कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? ये शुरुआत तो हुई बंगाल से। बंगाल ने इस बात को साबित कर दिया फिर से, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल जो आज सोचता है, भारतवर्ष उसको कल सोचता है और कल करता है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल्स का प्रदेश रहा है, विजनरीज का प्रदेश रहा है बंगाल। और ममता बनर्जी, उनकी विरासत में ममता बनर्जी को वो प्रदेश मिला है, उनकी विरासत में इंटेलेक्चुअल्स के, वो एक से एक देशभक्तों के, राष्ट्रभक्तों के। और इतना कर रही हैं आप, ये देखिए लक्ष्मी भंडार हो, उनके जितने हैं, आयुष्मान वहाँ स्वास्थ्य साथी है, स्वास्थ्य साथी। आपको कुछ नहीं कि आईडी कार्ड है, नहीं फलाना, जो बंगाल में है, चाहे हमारे अपने बिहार का हो, कि हमारे अपने झारखंड का हो, कि उड़ीसा का हो, कहीं का हो, वो बंगाल को तो आज समझिए एक तरह से मिनी हिंदुस्तान बना दिया गया। एंड मिनी हिंदुस्तान, आसनसोल जैसे मिनी हिंदुस्तान है, वहाँ सेकुलरिज्म है, वहाँ पे सर्वधर्म समभाव है, जो पूरे देश में होना चाहिए। और ममता जी का नेतृत्व है, इसलिए वहाँ पे पूरा बंगाल दिन दूनी रात चौगनी तरीके से आगे बढ़ रहा है। बल्कि साथ ही साथ ये जो प्रपोजल्स लाए हैं, आज पूरे देश के राजनेता लोग, करीब करीब मैं कहूँगा सब उसको फॉलो कर रहे हैं। एक मामला आया है आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ, उसके एक विधायक को कल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन्होंने एक्सटॉर्शन मांगा किसी से। मैं इस पर भी कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये दिखता तो है कि केस ज़्यादती का है, दिखता ज़रूर है कि बहुत एक घबराहट है, एक फ्रस्ट्रेशन है, चुनाव आने वाले हैं इसीलिए का घबराहट है, एक फ्रस्ट्रेशन है। और केजरीवाल की बहुत लोकप्रियता है, आप लोग का जो भी सर्वे भी होता है आप देखते हैं उसमें कि केजरीवाल को, उनके आम आदमी पार्टी को, संजय सिंह हो कि आतिशी हो, कि जितने लोग हैं वो सारे लोगों की बड़ी लोकप्रियता है।
लोगों के लिए आम आदमी पार्टी ने किया। और ये भूलिएगा मत, आम आदमी पार्टी एक पार्टी है। अब मैं देश के एक सचेत नागरिक के हैसियत से बोल रहा हूँ कि अकेला प्रदेश है, यानी अकेला दिल्ली है हमारा, दिल्ली प्रदेश, जिसमें कि एक पैसा भी बजट का आज तक बढ़ाया नहीं गया। और सारी सुविधाएं जो आपको दी गई हैं, जिनको हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो कल्याणकारी योजनाएं हैं और आप जो कर रहे हैं रबड़ी है। अरे आप कल्याणकारी योजना भी कर रहे हैं, जो कि मैं नहीं मानता हूँ, सब रबड़ी तो रबड़ी ही होती है, लेकिन या सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं। अगर महिलाओं को बसों में चढ़ने की सुविधाएं दी हैं हमारे केजरीवाल ने, तो बहुत कल्याणकारी है, बहुत अच्छा है। अगर बुज़ुर्गों को तीर्थ स्थान की यात्रा करवा रहे हैं, तो आप तो इतना, हमारे बीजेपी के दोस्त, कितना अयोध्या के नाम पे क्या क्या नहीं हुआ। यानी कई लोग कहते हैं करप्शन से लेके वहाँ क्या क्या हंगामा नहीं हुआ, और आप हज़ारों करोड़ के उसके प्रचार और प्रसार पर खर्च हुआ। क्या हुआ? अयोध्या की सीट तो हार ही गए, राम रूट की तमाम सीटें आप हार गए। ये क्या? और इधर आपने कभी बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की भी नहीं कहा कि चलो अयोध्या की यात्रा करवाते हैं। अब इन्होंने बुज़ुर्गों को, अगर केजरीवाल ने, उनकी सरकार ने आम आदमी परिवार के तमाम लोगों के बुज़ुर्गों को अगर तीर्थ यात्रा में सहयोग दिया है, तो सराहनीय है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, लोगों को करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो आज इतना ज़्यादा हो रहा है। पहले भी आप देखिए, ईडी का या कुछ और एजेंसीज का दुरुपयोग करवा के जिस तरह से उन्होंने गिरफ्तारी करवाई, कितने आम आदमी के तो करीब तमाम विधायकों को और मंत्रियों को, सबको आपने जेल भेजा। तो भगवान भला करे लोकतंत्र में और हमारी जुडिशरी का, और ख़ासकर अपर कोर्ट्स का। जिस तरह से उन्होंने कहा कि नहीं, सब केस गलत है, कोई इसमें सत्य नहीं है, कोई इसमें तथ्य नहीं है, और उन्होंने सबको बरी किया, नहीं तो आज भी शायद वो लोग अंदर होते। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद लगता है, जो आप कह रहे हैं, वो लगता है कि सब एक यंत्र तंत्र और षड्यंत्र के शिकार दिखते हैं। ये देश ऐसी घटनाओं से कब बाहर निकलेगा? जिस तरह से संभल हो जा रहा है, और बहुत सी जगह से भी घटनाएं होती रहती हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? पत्थरबाजी हो गई, बहुत लोग, 3-4 लोगों की जान चली गई, बहुत लोग घायल हुए। ये घटना घटी है, वो तो निंदनीय है ही। वो तो आपके मज़हब के नाम पे या ऐसा दिखता है, या आप सामाजिक ताना बाना को तोड़ रहे हैं या तोड़ने की कोशिश में दिख रहे हैं आप लगे हुए हैं, वो तो गलत है ही। लेकिन इससे ज़्यादा आपको गौर करना होगा कि इसकी टाइमिंग क्या है, कब हुआ, क्या इसकी वजह उपचुनाव के पहले वो मन वांछित रिजल्ट, प्रतिफल पाने की तो नहीं थी आपको, कि आपने 19 तारीख को उपचुनाव के ठीक पहले एक घटना घटी या घटवाई गई। ये तो गलत है, बहुत ही। और उसके बाद दूसरी बात, दूसरी सर्वे की क्या आवश्यकता पड़ी? तीसरी बात, ये दूसरी सर्वे जो आपने करवाया, क्या दूसरे पक्ष के लोगों को उसमें शामिल किया गया? सर्वे के पहले जो एडीएम या किसी कोर्ट से आपको, सो कॉल्ड कोर्ट से आपको जो वहाँ पे ये मिला, एक इशू हुआ सर्वे का, और वो इशू हुआ, एक तो दूसरा पक्ष को आपने शामिल नहीं किया उसमें, ऐसा लोग बता रहे हैं, और दूसरा आनन फानन में ऐसा तो देखा ही नहीं, इतनी चुस्ती मुस्तैदी तो देखी नहीं कभी, कि अभी कोर्ट का शायद कागज़ सूख भी नहीं रहा होगा ऑर्डर का, अभी स्याही लगी ही होगी शायद, कि 2 घंटे के अंदर में आप पहुंच गए वहाँ पे। क्या कई बार आपको ह्यूमैनिटेरियन एंगल जो है, ये सब मंदिर मस्जिद से ज़्यादा हमारी, आपकी और तमाम लोगों के शासन की, प्रशासन की कोशिश होनी चाहिए मानव मंदिर के निर्माण की, मानवता का निर्माण की। और मानवता का निर्माण करना, जहाँ आपका एजुकेशन है, जहाँ आपका हेल्थ है, जहाँ आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है, जहाँ समाज में सुख शांति और समृद्धि की बात हो, वहाँ पे इस तरह की बात करके इस सामाजिक ताना बाना की धज्जियाँ उड़ा देना,
मैं नहीं समझता हूँ उचित है। बहुत उचित नहीं, बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक घटना घटी, मैं कहूँगा बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। प्रियंका गांधी ने एक चिंता जाहिर की है, कहा है कि हम लोग ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जो संविधान की इज्जत जिनको नहीं है, लोकतंत्र की इज्जत जो लोग नहीं करना जानते हैं। वो भी अब सांसद हो गई हैं लोकसभा। कितने? प्रियंका गांधी ने। हाँ तो ठीक है ना, प्रियंका गांधी बहुत गुणी हैं, बहुत काबिल हैं, प्रियंका गांधी बहुत अच्छी लेडी हैं। और उनको अब ये आप नहीं कह, उनको आप किसी परिवारवाद में, तथाकथित परिवारवाद में, उसमें डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप करेंगे तो आप पिटेंगे, पिटेंगे मतलब उस सेंस में नहीं पिटेंगे, यानी आपके लोग कहेंगे कि आप दिमाग ख़राब हो गया आपका, ये क्या बात कर रहे हैं आप। प्रियंका गांधी कितने सालों से राजनीति में, उनको राजनीति विरासत में मिली है और ट्रेनिंग में मिली है उनको ज़बरदस्त। आज यूपी से लेकर देश के किस कोने में वो नहीं गई हैं, कितना काम करती रही हैं, एक उच्च स्तर की पदाधिकारी भी रही हैं कांग्रेस में वहाँ पे, और उनको बहुत अनुभव है, उनकी बहुत लोगों को बहुत विश्वास है प्रियंका गांधी में। प्रियंका गांधी जो है उसका अपना अस्तित्व है, उसकी अपनी हस्ती है। और अभी आपने देखा वायनाड से उन्होंने तो कहूँगा जो देश का, जिनको आइकॉन मानते हैं लोग, इतना बढ़िया नेता राहुल गांधी, उसको उनसे भी ज़्यादा वोट्स लिया इस बार। 4 लाख, 4.25 लाख वोटों से जीतना उपचुनाव में बहुत बड़ी बात होती, बहुत ही बड़ी बात होती। तो प्रियंका गांधी के ऊपर तो इस लोग अब बौखलाए हुए हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ तरह से उसके इमेज को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि राहुल गांधी का इमेज डैमेज करने की बहुत कोशिश की, जब उन्होंने ये क्रांति, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा या भारत न्याय दो यात्रा ये सब निकाली थी, तो टी शर्ट का मजाक उड़ाते थे, उनके कोई आएगा नहीं है, सो ऐसी क्रांतिकारी यात्रा, और ऐसा उसका देश पे और ख़ासकर युवाओं पे प्रभाव पड़ा कि वो जो कहते थे, वो भी एक उनका था कि पप्पू पप्पू नाम देना, वो फेंकू लोग खुद पप्पू जो बोलते थे, वो फेंकू ही साबित हुए। पप्पू का टाइटल कब का कहाँ गया पता ही नहीं है। उसी तरह प्रियंका बहुत, उनका सारा पॉलिटिकल कैरेक्टर जो है, चरित्र जो है, बहुत पारदर्शिता के साथ सामने रही हैं। वो बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत कामयाब लेडी हैं, और मैं समझता हूँ उनका आना ना सिर्फ हमारे संसद के लिए बल्कि पूरे हम तमाम लोगों के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। आखिरी में 4 लाइन, जैसा कि आपका समापन होता है। मैं यही कहना चाहूँगा अभी ख़ासकर इस मौके पे कि ये जो घटनाएं घट रही हैं देश पे, तो उस पर कम यही लाइनें याद आती हैं फ़िलहाल कि लम्हे लम्हे के सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं, इतने नादा भी नहीं कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल ना सही राह गुज़र रखते हैं, मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं, इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहिब, डोंट पुश अस अगेंस्ट द वॉल, इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहिब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। कभी कभी अकेले बैठते हैं तो भाजपा की याद आती है। अरे भाजपा में तो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, पालन पोषण हुआ है भारतीय जनता पार्टी के मैं नेताओं का। तो मैंने सवाल इसलिए पूछा कि ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं कि पहले वाली भाजपा में नहीं है। वही उसी पे आ रहा था मैं। मेरा तो बहुत ही सौभाग्य रहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में, मेरी आँख खुली है राजनीति में, लालन पालन हुआ है वहाँ पे। हमें मेरा सौभाग्य रहा है कि भारत रत्न नानाजी देशमुख, मुझे उनसे बहुत ट्रेनिंग मिली, वो लेकर मुझे भारत रत्न नानाजी देशमुख मुझे राजनीति में लेकर गए, और उन्होंने मुझे अटल जी और अडवाणी जी के हवाले किया। अटल जी फादर फिगर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, और अडवाणी जी तो हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर, आज भी मानता हूँ उनको। और ऐसे अडवाणी जी ने, इन लोगों ने हमको हवाले किया। दिल्ली में बहुत अच्छे नेता थे, बहुत ही मैं कदर करता हूँ उनकी, जिनको टाइगर कहा जाता था, मदन लाल खुर्राना,
और बिहार के बहुत ही गुणी, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ के स्वर्गीय नेता हमारे कैलाशपति मिश्रा जी, इन लोगों से बहुत हमारी ट्रेनिंग मिली, बहुत कुछ हासिल हुआ, उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। तो मैं तो बहुत ही इनका व्यक्तिगत तौर पे आज भी बहुत मानता हूँ, बहुत ख्याल है इनका।